की क्लास में देखा था कि इंट्रोडक्शन टू एड्रेनर्जिक ड्रग्स ड्रग्स एक्टिंग ऑन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इससे रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, जिसमें हमने स्टडी किया कि एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या है, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, ये सब चीजें हमने उसमें देखी हैं। ओके, तो आज उसे आगे देखेंगे कि जो ड्रग्स एक्ट करते हैं एएनएस पर, तो उसमें कौन से ड्रग्स है और उसके अंदर स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और उस स्ट्रक्चर में अगर हम चेंज करते हैं, ओके, उस स्ट्रक्चर में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या एक्टिविटी पर फर्क गिरेगा और कितना फर्क होगा। ओके, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैटेकोल को अगर इथिल अमीन अटैच है तो वो बेसिक रिंग है, तो उसी फिनिल इथिल अमीन को हम बेसिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रक्चर कंसिडर कर कर सार स्टडी करें। सार मींस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी स्ट्रक्चर में चेंज करने के बाद एक्टिविटी पर क्या फर्क गिरता है, यानी स्ट्रक्चर का एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है। इट मींस द सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, थोड़ा बहुत भी हम चेंज करेंगे तो एक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज, जैसे कि फिजियोकेमिकल कैरेक्टर्स इसके चेंज होते हैं। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था यूनिट फर्स्ट में कि फिजियोकेमिकल कैरेक्टर्स है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सब चीजें हमने उसमें स्टडी करी थी। उसी का अब इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है। तो जैसे कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर बताया, जैसा स्क्रीन पर देखिए, ये है फिनिल इथिल अमीन। ओके, फिनिल इथिल अमीन स्ट्रक्चर्ड रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, जो कि आपको अगर सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए कंपलसरी है बीटा पोजीशन, यहाँ पर फिनाइल इथाइल अमीन, ये आपको स्ट्रक्चर जरूरी है। उसके बाद कैटेकॉल रिंग, ये कैटेकॉल रिंग भी जरूरी है, और उसके बाद 1 आर पोजीशन पर OH चाहिए। ओके, 1 आर यहाँ पर OH होना जरूरी है। ओके, ये सब एक्टिविटी कंपलसरी है, इसमें थोड़ा बहुत हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने आर कंसिडर किया है, यहाँ R1 अमाइनो ग्रुप पर, और यहाँ पर R2 कैटेकोल रिंग पर भी क्या सब्स्टिट्यूट होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले R1 में क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्या एक्शन दिखेगी। इंक्रीज द साइज ऑफ R1, R1 की साइज अगर इंक्रीज करते हैं, यानी ज्यादा बल्कि ग्रुप अगर हम ऐड करते हैं, तो बीटा एक्टिविटी, ओके, बीटा एक्टिविटी यानी बीटा रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर जो एक्टिविटी दिखती है वो इंक्रीज होगी, और अल्फा रिसेप्टर पर एक्टिंग होकर जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। ओके, ओके, अब देखिए यहाँ पर बीटा एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बीटा एक्टिविटी अल्फा एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है अगर हम बल्कि ग्रुप यहाँ पर डालेंगे। अगर फॉर एग्जांपल CH3 लेस बल्कि ग्रुप है, अगर यहाँ पर हम टर्शियरी ब्यूटाइल डालेंगे तो बीटा एक्टिविटी ज्यादा दिखेगी, अल्फा एक्टिविटी कम दिखेगी। अब देखिए डिग्रेडेशन बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज कम होगा, यानी ड्रग का जो डिग्रेडेशन है वो भी यहाँ पर कम होगा। ओके, यहाँ पर जैसे बोला टर्शरी ब्यूटाइल की वजह से सबसे ज्यादा एक्टिविटी बीटा 2 एक्टिविटी हमें दिखती है। ओके, सबसे ज्यादा लार्ज IPA, यानी ये जो ग्रुप से ज्यादा जितना रहेगा उतना अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। ओके, उसके बाद R2 का पोजीशन देखिए, R2 सब्स्टिट्यूशन ऑन कार्बन 2, स्मॉल अल्किल ग्रुप्स लाइक मिथाइल इथाइल टॉलरेटेड, उतना होता है। अब देखिए डिक्रीजेस डिग्रेडेशन, इस ड्रग का डिग्रेडेशन डिक्रीज होता है बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ओके, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के द्वारा डिग्रेडेशन कम होने की वजह से बॉडी में ड्रग ज्यादा टाइम रहेगा तो एक्टिविटी ज्यादा बताएगा। स्टिल सबस्ट्रेट फॉर, ये क्या है कल हमने देखा था, कैटेकोलामाइन मिथाइल ट्रांसफरेज, जो कि डिग्रेडेशन एंजाइम है, लिटल इफेक्ट ऑन DOA। ओके, डोपामाइन रिसेप्टर्स। ओके, ओके, उसके बाद इथाइल ग्रुप में डिक्रीजेस अल्फा एक्टिविटी जो कि मोर है, और बीटा मोर बीटा सिलेक्टिव देन
सिलेक्टिव, इथिल नॉर इपिनेफ्रिन ये बीटा सिलेक्टिव है। उसके बाद सीएनएस एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ओवरऑल एक्टिविटी इंक्रीज होती है डोपामाइन का। ओके, उसके बाद 2s मिथाइल ग्रुप अगर है तो अल्फा 2 एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, तो उसके बाद अरोमेटिक रिंग पर क्या क्या हो सकता है, यानी इस अरोमेटिक रिंग aromatic substance 3,4 dihydroxyl for both alpha and beta agonist activity ये जरूरी है, metabolized by catecholamine methyl transferase। ओके, पुअर ओरल एक्टिविटी अगर ये डायओएच है तो पुअर ओरल एक्टिविटी एंड शॉर्ट डोपामाइन हाइड्रोफिलिक पुअर सीएनएस एक्टिविटी अगर यहाँ पर ग्रुप है। ओके, 3-4 फॉर बोथ अल्फा एंड बीटा अगोनिस्ट एक्टिविटी दोनों जरूरी। अब देखिए मेटाबोलाइज बाय ट्रांसफरेज एंजाइम, पुअर ओरल एक्टिविटी एंड शॉर्ट ड्यू। अगर मेटाबोलाइज होता है तो पुअर एक्टिविटी ओरल के केस में दिखती है हमें और शॉर्ट डोपामाइन। अगर हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर आप इसमें करते तो पुअर सीएनएस एक्टिविटी, हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर अगर इस ग्रुप पर हम डालते। 3,5 डाइहाइड्रोक्सिल मेटाप्रोटिरिनॉल अगर ये स्ट्रक्चर है तो क्या क्या होता है, 3CH2OH और 4 पोजीशन पर एक OH अल्ब्यूटेरॉल। ये ड्रग्स ऑलरेडी यहाँ पर बताए गए कि जो एक्टिविटी से रिलेटेड हमें दिख रहा है। इसमें क्या होता है, बीटा टू एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, और डिग्रेडेशन बाय मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से कम होती है, इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ओरल एक्टिविटी एंड डोपामाइन। ओके, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है जिसकी वजह से ओरल एक्टिविटी और डोपामाइन का सिक्रेशन भी यहाँ पर इंक्रीज। फोर्थ पोजीशन पर जो OH है इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर बीटा एक्टिविटी। ओके, 1 2 3 4 यानी ये जो OH ग्रुप है इम्पोर्टेंट फॉर बीटा और 3 OH जो है अल्फा एक्टिविटी, यानी ये अल्फा है ये बीटा है। ओके, एग्जाम्पल फिनिलिफ्रिन अल्फा अगोनिस्ट, नो फिनोलिक सब्स्टिट्यूशन, डिक्रीजेस बोथ अल्फा एंड बीटा एक्टिविटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर यहाँ पर एक भी फिनॉल आप सब्स्टिट्यूट देते हैं यानी बेंजीन रिंग अगर ऐड होती है इस OH और इस रिंग के बीच में तो वो डायरेक्टली तुम्हारे एक्टिविटी दोनों भी अल्फा वाला भी और बीटा वाला भी डिक्रीज। अब एक शॉर्ट ओवरव्यू था सार का कि कहां पर क्या करने से एक बेसिक स्ट्रक्चर को। अब हम साइमल्टेनियसली एक एक देखेंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी वही है, और बीटा फिनाइल इथिलामिन कैटेकोलारिंग और OH। इसमें क्या क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फॉर कैटेकोलामाइंस the more potent enantiomer has the 1R configuration। अभी आर यस कॉन्फ़िगरेशन आपको तो POC3 में है जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री है आपको। ओके, तो 1R कॉन्फ़िगरेशन लगेगा इसको। दिस enantiomer is a typically several 100-fold more potent than the enantiomer 1S। अगर दो enantiomer है, अब देखिए जो अपने ड्रग्स होते हैं या मेडिसिन में दो टाइप की दवा, एक सस्ती वाली और एक महंगी वाली जो हम बोलते हैं, जेनेरिक ड्रग्स और ये ड्रग्स। तो इसमें जो है 1R कॉन्फ़िगरेशन और 1S कॉन्फ़िगरेशन ये इंपॉर्टेंट या केमिकली समझिए इसको। जो R कॉन्फ़िगरेशन है ये 100-fold यानी 100 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है यस कॉन्फ़िगरेशन से। अब अगर हम इसको इनैंशियोमर को दोनों इनैंशियोमर को अगर देते तो एक्टिविटी कितना दिखेगी, डेफिनेटली कम दिखेगी क्योंकि उसमें आर भी रहेगा एस भी। और हम अगर पेशेंट को सिर्फ आर कॉन्फ़िगरेशन वाला ड्रग देते हैं तो एक्टिविटी विल शो वेरी इफिशिएंट, यानी एक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी दिखेगी। ओके, आर कॉन्फ़िगरेशन वाला देंगे क्योंकि इसकी एक्टिविटी जो है 100 टाइम मोर पोटेंट यानी ज्यादा एक्टिविटी बताता है यस। और सिर्फ यस कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो पेशेंट में एक्टिविटी दिखेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी क्योंकि बहुत कम दिखेगी एज कंपेयर टू दिस आर कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए जो पेटेंटेड ड्रग्स होते हैं या जो अच्छी कंपनी वाले जो महंगे ड्रग्स बोलते हैं वो महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। अब जो हमारे स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसमें मिनिमम एक्टिविटी दिखनी चाहिए इतना ही बोला गया, बेस्ट एक्टिविटी नहीं बोला गया, मिनिमम की वो उसमें जैसे कि बुखार है तो बुखार कम होना चाहिए, जल्दी बुखार कम होना चाहिए कम से कम डोज में, ऐसा नहीं है। ओके, दिस इज द लॉ। तो इसमें जो स्टैंडर्ड कंपनीज है वो क्या करते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन वाला ड्रग देते हैं आपको टैबलेट में, जिसकी वजह से आर कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए ज्यादा एक्सपेंसेस आते हैं
जिसकी वजह से दवाई महंगी। अगर वही कंपनी अगर ये दोनों को मिक्स कर कर एक्टिविटी जो मिनिमम लॉ में रिक्वायर्ड है उतनी ही अगर एक्टिविटी दे दे, ओके उतना ही ड्रग दे दे, तो इट कैन बी एट अ चीपर रेट। तो जेनरिक कंपनी वही करते हैं कि मिनिमम एक्टिविटी दिखाने के लिए जितना आर का जरूरत है उतना ही डालते हैं, बाकी यस कॉन्फ़िगरेशन। और ये आर और यस कॉन्फ़िगरेशन को अलग करने के लिए ज्यादा एक्सपेंसेस खर्चे हैं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दोनों को सेपरेशन करना इट्स अ क्रिटिकल वन। रेसिमिक मिक्सचर जल्दी से बन जाता है, बट यू सेपरेशन के लिए एक्सपेंसिव मेथड्स हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा जो जेनरिक ड्रग्स है वो दोनों रेसिमिक मिक्सचर यूज करते हैं, जिसमें एक्टिविटी दिखती है बट नॉट गुड, यानी साइड इफेक्ट्स भी साथ में आ सकते हैं। इट कैन नॉट गारंटी कि साइड इफेक्ट आएंगे ही या नहीं आएंगे, ऐसा कोई नहीं बोल सकते, बट एक्टिविटी भी मिनिमम दिखेगी, आपको एक्टिविटी दिखेगी। ओके, तो आर कॉन्फ़िगरेशन में बेस्ट एक्टिविटी दिखेगी, दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट, R1 substitution on the amino nitrogen, ओके, डिटरमाइंस अल्फा और बीटा रिसेप्टर सिलेक्टिविटी। जो R1 है हमारा जो साइड चेन है, ओके, इथिल अमीन का, उसका जो साइड चेन पे अमाइनो ग्रुप है उसके ऊपर R1 ये सब्स्टिट्यूएंट है, R1, ओके। तो इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो डिटरमाइन करेगा अल्फा या बीटा रिसेप्टर सिलेक्टिव, यानी वो अल्फा पे ज्यादा काम करेगा या बीटा पे ज्यादा काम करेगा, इस तरह से वो डिटरमाइन करेगा। देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस हैव अ गुड एड्रिनर्जिक एक्टिविटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी देखिए ये कौन सा है, secondary amine, okay, have a good adrenergic activity, whereas tertiary amine and quaternary ammonium salts do not। adrenergic यानी अल्फा और बीटा दोनों आ गए इसमें। तो whereas tertiary amine and quaternary ammonium salts do not have the activity, यानी अगर हम यहाँ पर एस एच को भी अगर रिप्लेस करेंगे किसी और आर से या अल्किल ग्रुप से, तो एक्टिविटी विल लूज, दोनों एक्टिविटी नहीं दिखेंगे, अल्फा एक्टिविटी भी नहीं दिखेगी और बीटा रिसेप्टर पे भी ये बाइंड नहीं होगा। तो R1 सब्स्टिट्यूशन ऑन एन इंक्रीज द साइज ऑफ R1, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा बीटा एक्टिविटी रहेगी और अल्फा एक्टिविटी कम रहेगी, ओके। ऑल्सो वाइस वर्सा, जितना कम बल्कि ग्रुप रहेगा उतना अल्फा एक्टिविटी ज्यादा रहेगा, बीटा एक्टिविटी कम रहेगा। डिग्रेडेशन ऑल्सो इन डिक्रीज बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम से भी डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल बीटा 2 एक्टिविटी, ओके, बीटा 2 एक्टिविटी यानी टर्शरी ब्यूटाइल अगर यहाँ पर हम डालेंगे तो बीटा 2 एक्टिविटी ज्यादा रहेगी। एग्जांपल कोल्टेरॉल, ओके, लार्ज एलपीएल, ओके, लिपिड एजेंट्स जो रहेंगे, अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी दैट इज लैबिटालॉल, लैबिटालॉल रहेगा, ओके, दिस इज द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। नेक्स्ट, as the size of nitrogen substituents increases, alpha receptor agonist activity generally decreases and beta receptor agonist activity increases, plus protect the amino group from undergoing metabolism by monoamine oxidase। अब देखिए, नॉर इफिनेफ्रिन अल्फा एक्टिविटी ज्यादा है इसलिए अल्फा अगोनिस्ट, उसके बाद CH3 देंगे आप यहाँ पर, तो अल्फा बीटा 1 एंड बीटा 2 अगोनिस्ट, ओके। नॉन सिलेक्टिव है, अल्फा एंड बीटा अगोनिस्ट दोनों में, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं, दोनों पर एक्टिविटी बताता है। आइसोप्रोटीरेनॉल, इसमें जो है हमने क्या किया, प्रोपेनॉल डाल दिया, सॉरी प्रोपेन है ऐड किया, CH3 CH2 CH3, आइसोप्रोटीरेनॉल, ओके। B1 एंड B2 अगोनिस्ट, यहाँ पर अल्फा अगोनिस्ट डिमिनिश हुआ है, सॉरी अल्फा एक्टिविटी है ही नहीं। नॉन सिलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट, ये बीटा अगोनिस्ट है, ओके, इसमें बीटा एक्टिविटी पर काम नहीं करता, बट बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे करता है, बीटा 1 सिलेक्टिव या बीटा 2 सिलेक्टिव नहीं है, दोनों पर काम करेगा। अब चौथा जो है वो है एन टर्शरी ब्यूटाइल नॉर इफिनेफ्रिन, दैट इज कोल्टेरॉल, ये है सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट, ओके। टर्शरी ब्यूटाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट दिया, दिस इज द डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट, large lipophilic groups have can alpha 1 blocking activity, that is labetalol,
लार्ज लिपोफिलिक, जितना लिपोफिलिक रहेगा ड्रग ज्यादा, उतना वो अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी देगा और बीटा पे ज्यादा काम करेगा, बीटा 2 या बीटा 1 पे, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए R2 सब्स्टिट्यूएंट। R2 सब्स्टिट्यूएंट जो अमाइनो ग्रुप को आपका कार्बन अटैच है अल्फा पोजीशन पर, उस पर ये R ग्रुप, R substitution on carbon 2. Okay, so small alkyl groups like methyl, ethyl is tolerated. That is degradation by monoamine oxidase. Okay, still substrates for COMT, that is little effect on dopamine. Okay, कैटोकोलामाइन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का स्टिल सबस्ट्रेट्स। ओके, इसलिए ये ज्यादा रहेगा। मोनोअमाइन से डिग्रेडेशन कम होगा, बट कॉम्टी से इसका डिग्रेडेशन चालू रहेगा। इथाइल ग्रुप अगर रहेगा तो अल्फा एक्टिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, या सिलेक्टिव रहेगा, डिक्रीजेस अल्फा और बीटा। ओके, मोर बीटा सिलेक्टिव, अल्फा एक्टिविटी डिक्रीज होगी बट बीटा एक्टिविटी या बीटा सिलेक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे कि इथिल नॉर इपिनेफ्रिन। CNS एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ओरल एक्टिविटी और डोपामाइन एक्टिविटी इंक्रीज होगी, और 2s मिथाइल ग्रुप अल्फा एक्टिविटी इंक्रीज। देखिए अब R2 substitution by alkyl group slows metabolism by monoamine oxidase, small alkyl group। देखिए lipophilicity of R2 substituent compounds often exhibit enhanced oral effectiveness and greater CNS activity, and ethyl group in this position diminish। इथाइल ग्रुप अगर इस पोजीशन पर हम देते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो अल्फा एक्टिविटी डिमिनिश होती है फार मोर देन बीटा एक्टिविटी, अफोर्डिंग कंपाउंड्स विद बीटा सिलेक्टिविटी, यानी बीटा सिलेक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा रहेगी। ओके, नेक्स्ट अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन, इट इज the erythro 1R2S isomer that possesses significant activity at alpha 2 receptor। 1R2S, 1R2S इसमें मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, इसमें क्या होता है, अल्फा सिलेक्टिव ज्यादा है अगर ये कॉन्फ़िगरेशन रहा तो। ओके, नेक्स्ट OH सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बीटा कार्बन इसेंशियल है, इसके बगैर थोड़ा सा एक्टिविटी अगर ये नहीं रहा तो एक्टिविटी डिमिनिश हो जाएगी। जनरली डिक्रीजेस CNS एक्टिविटी, सीनियस एक्टिविटी डिक्रीज होती है बहुत ज्यादा तादाद में, बिकॉज इट इज लोअर्स लिपिड सोलिबिलिटी। अगर ये OH नहीं रहा ना, तो इस पूरे स्ट्रक्चर की लिपिड सोलिबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से CNS एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कंपाउंड्स लैकिंग द OH ग्रुप, एग्जांपल डोपामाइन, have a greater reduced adrenergic activity, reduced adrenergic activity। सब्स्टिट्यूशन ऑन द एरोमेटिक रिंग, सेम जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो इसके डिटेल्स हम देखेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ द कैटेकॉल फंक्शन ऑफ द आइसो मींस आइसोप्रीन with resorcinol structure gives a selective beta 2 agonist metaproterenol। आइसोप्रोटेनॉल में जैसे है उसी तरह उसमें अगर हम यहाँ पर रिसोर्सिनॉल लेते हैं, यानी पोजीशन ऑफ फिफ्थ, इस OH को नहीं हम रिप्लेस कर रहे, इस OH को 4 की जगह पर 5 पर अगर आते हैं रिसोर्सिनल स्ट्रक्चर, तो बीटा 2 अगोनिस्ट होता है, बीटा 2 पर एक्टिविटी ज्यादा बताता है। ओके, इट विल लॉन्गर the dopamine as because the resorcinol ring is not a substrate for COMT। okay, resorcinol ring कैटोकोलामाइन ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा डिग्रेड नहीं होती, इसलिए ये उसमें ज्यादा देर रहेगा, इसका मतलब एक्टिविटी ज्यादा बताएगी। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मेटा OH, रिप्लेसमेंट ऑफ मेटा OH ऑफ कैटेकोल स्ट्रक्चर विथ अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल, यानी यहाँ का जो OH था उसको अगर हम हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप गिव्स एजेंट सच एज अल्ब्यूटेरॉल, सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट। यहाँ पर अगर हम CH2 ऐड करते हैं तो वो बीटा 2 अगोनिस्ट रहेगा। ओके, रिमूवल ऑफ पैरा OH ग्रुप फ्रॉम E। ओके, अगर पैरा OH हम निकाल देते हैं, गिव्स फिनिलिफ्रीन, यहाँ का ये OH अगर हम निकाल दें तो गिव्स
phenylephrine which lacks beta action but has a less alpha 1 agonist property. ओके, ये है अल्बिटोरॉल का स्ट्रक्चर और ये है फिनिलिफ्रिन, जिसमें कि हमें पता चलता है कि अगर ये OH निकाल दे तो बीटा एक्शन लेस हो जाती है और अल्फा 1 अगोनिस्ट प्रॉपर्टी कम है. ओके, नेक्स्ट, कैटेकोलामाइंस विदाउट OH ग्रुप्स. Okay, loss of direct sympathomimetic activity becomes indirectly sympathomimetic. Okay, देखिए इनडायरेक्ट एक्टिविटी बताते हैं, डायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी दिखती नहीं है जब दोनों OH ग्रुप हम यहाँ से निकाल देंगे तो. ओके, not metabolized by COMT and they are orally active and have a longer dopamine. ओके, नॉट मेटाबोलाइज बाय, ये मेटाबोलाइज नहीं होते क्योंकि इसमें कैटेकोल रिंग नहीं है, सिर्फ बेंजीन रिंग है. have longer dopamine, that is amphetamine. एग्जांपल है ये amphetamine का स्ट्रक्चर. अब जो है इमिडाजोलिन रिंग, ओके, अरोमेटिक मॉइटी. अब देखिए इमिडाजोलिन रिंग जो है, जस्ट ओके, इमिडाजोलिन रिंग है. ओके, एरोमेटिक मॉइटी. तो इसमें जो है इस तरह से ये इमिडाजोलिन रिंग EX और AR. ओके, ब्रिजिंग यूनिट के साथ. तो दो है इसमें, ब्रिजिंग यूनिट और इमिडाजोलिन रिंग, दो पार्ट है इस स्ट्रक्चर के. ये भी जो है एड्रेनर्जिक ड्रग्स में आते हैं. EX is usually CH2, that is अल्फा अगोनिस्ट. X की जगह पर हम CH2 रखेंगे तो वो अल्फा अगोनिस्ट होगा, और NH ग्रुप तो अल्फा 2 अगोनिस्ट यानी अल्फा 2 पर काम करेगा. यूजुअली अ सिंगल मिथिलिन ग्रुप और 2 aryl imidazolines derivative and alpha amino group, that is 2 amino imidazoline derivatives. Okay, ये है ऑक्सीमेटाजोलिन जिसमें कि CH2 और इधर एरोमेटिक रिंग है, ये है ऑक्सीमेटाजोलिन एंड ये है क्लोनिडीन. ओके, यहाँ पर NH है यानी N या NH. ओके, ये अल्फा 2 अगोनिस्ट है यानी अल्फा 2 रिसेप्टर पर काम करेगा और ये अल्फा 1. देखिए इमिडाजोलिन रिंग, ओपन रिंग इमिडाजोलिन्स दैट आर हाईली एक्टिव अल्फा 2 अगोनिस्ट. अगर इमिडाजोलिन रिंग ओपन है तो वो हाईली एक्टिव है अल्फा 2 रिसेप्टर के ऊपर. सेम स्ट्रक्चर देखिए रिंग का, यहाँ पर क्या है, ये CH2 CH कट है, दो नाइट्रोजन और उसको दो CH2. ओपन रिंग है, CH2 दो नाइट्रोजन CHNH NH. ओके, ओपन इमिडाजोल रिंग अगर है तो. ये है गाना बेंज जो कि अल्फा 2 पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी बताता है. aromatic ring agonist activity is enhanced when aromatic ring is substituted with halogen substituents like chlorine or small alkyl group like methyl, especially when they are placed in two ortho position. अगर वो दोनों भी ऑर्थो पोजिशन पर रहे तो और ज्यादा एक्टिविटी दिखती है. ओके, आप सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स का क्लासिफिकेशन. ओके, आपको जो मेजरली है सार एक्टिविटी फिनिलिफ्रिन रिंग की है जो कि हमने देखी है, और उसके बाद इमिडाजोलिन जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ऐड किया गया. Okay, sympathomimetic agents are classified into three major classes depending on their activity: directly acting, indirectly acting and mixed acting. ये सब मोड ऑफ एक्शन पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. डायरेक्टली एक्टिंग जो है उसमें चार तरह के हैं. इंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस यानी जो बॉडी में ऑलरेडी है. दूसरा है अल्फा अगोनिस्ट, उसके बाद है ड्यूअल अल्फा एंड बीटा अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट और बीटा अगोनिस्ट. ओके, बीटा अगोनिस्ट, ये सब क्लासेस है. और इनडायरेक्टली एक्टिंग, मिक्स्ड एक्टिंग यानी दोनों में भी एक्टिविटी बताते हैं. जैसे हमने थोड़ी देर पहले इनडायरेक्टली एक्टिंग भी देखा, तो इसको क्लासेस को हम देखते हैं. इंडोजेनियस कैटेकोलामाइन, डोपामाइन, नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन. ओके, तो इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन और डोपामाइन. ओके,
इपिनेफ्रिन हमें ऑलरेडी बॉडी में होता ही है, अगर कुछ कम ज्यादा है तो वी कैन गिव इट। ओके, नॉर इपिनेफ्रिन दे सकते हैं और डोपामाइन। ओके, अब देखिए इसका हाई डोज वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन अल्फा 1 एक्शन है, इंक्रीज हार्ट रेट बीटा 1 रिसेप्टर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। अगर किसी को शॉक बैठा है, शॉक यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला शॉक नहीं, कोई इमोशनल शॉक जिसकी वजह से कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी कोलैप्स हो रही है या कुछ हो रहा है, यानी सडन इमोशनल शॉक की वजह से आदमी बेहोश हो गया, तो उस केस में इसे देते हैं आईवी में हाई डोज देते हैं, जिसकी वजह से वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और हार्ट रेट बढ़ता है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्टली होता है और ही कैन कम्स फ्रॉम द शॉक। ओके, और इपिनेफ्रिन जो है उसका यूज हाइपोटेंसिव क्राइसिस एंड नजल कंजेशन अल्फा एक्शन इन अस्थमा। अस्थमा में बीटा 2 एक्शन बताता है और नजल कंजेशन में अल्फा एक्शन, यानी अगर नाक बंद हो गई है, नाक बंद होना यानी सर्दी वगैरह में अगर नाक आपकी बंद हो रही है या क्या बोलते हैं उसको, सर्दी बहुत ज्यादा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जैसे कि अभी कोविड सिचुएशंस में होता है, बट इट कंसिडर दैट कि वो कोविड नहीं होना चाहिए। ओके, तो उस केस में भी इपिनेफ्रिन देकर नाक को खुली की जाती है, जिसकी वजह से सांस प्रॉपरली ले सकता है पेशेंट। ओके, और हाइपोटेंसिव क्राइसिस, पेशेंट अगर हाइपोटेंशन में है तो वो भी इसे ट्रीट किया जाता है इपिनेफ्रिन की वजह से। ओके, उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इज आल्सो यूज्ड इन हाइपोटेंसिव क्राइसिस, ब्लड प्रेशर का सडन नीचे आना मींस हाइपोटेंशन होना। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंडोजिनस कैटेकोलामाइन। अब उसके अल्फा अगोनिस्ट सेकंड्स, फिनाइल इथेलामाइंस में फिनाइल इफ्रीन, मिथोक्सामाइन, मिडोड्राइन। उसके बाद दो है अरिल इमिडाजोलिन, एक है नाफाजोलिन, टेट्राहाइड्रोजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन और ऑक्सीमेटाजोलिन। ओके, सिंपैथोमाइमेटिक्स डायरेक्टली एक्टिंग में अल्फा अगोनिस्ट के ड्रग्स। ओके, अभी सेकंड वाले जो है ना, ये फिनिलिफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, आप हर सर्दी के जो मेडिसिन होते हैं जैसे कि विकोरिल है, डिकोल टोटल है, या फिर आपका ओकासेट कोल्ड टोटल है, या ओकासेट कोल्ड है, कोल्ड एंटी कोल्ड जो होते हैं ना जिसमें कि नजल कंजेशन होता है, उसमें देखिए आप एक बार फिनिलिफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड फिक्स होता है, फिक्स ड्रग होता ही है खांसी में या उसमें कंपलसरी होता है, क्योंकि सर्दी से रिलेटेड जितनी खांसी होती है उसमें ये ड्रग कंपलसरी यूज किया जाता है, इट इज अ सेफर ड्रग फिनिलिफ्रिन। उसके बाद 2 अराइल इमिडाजोलिन, नाफाजोलिन, टेट्राहाइड्रोजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ये जितने ड्रग हैं, आपने अगर ऐड देखी होगी तो नजल स्प्रे की ऐड आती है, ऑक्सी स्प्रे वगैरह की, सर्दी हो गई विद इन 5 सेकंड्स आपकी नाक खुली हो जाती है, जो टीवी एड्स आते हैं, तो उसमें ऑक्सी स्प्रे वगैरह, तो उसमें जो है ये नाफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन या ऑक्सी जाइलोमेटाजोलिन, इन सब का इनमें से एक आध ड्रग होता है जिसका 0.1% उसमें होता है, और बच्चों में देखा जाए तो 0.05% होता है, यानी नाक में आपने उसको स्प्रे कर दिया है, एक ड्रॉप डाल दिया, तो वहां का वहां लोकल इफेक्ट में आपकी नजल्स में से जो सिक्रीशन है वो बंद हो जाता है और वो डायलेट यानी रिलैक्स हो जाते हैं कंस्ट्रिक्शन की वजह। ओके, दैट्स। उसके बाद है 2 अमाइनो इमिडाजोलिन। ओके, यह है क्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन और ब्रिमोनिडीन। ये ड्रग हाईली अल्फा अगोनिस्ट है, बट ये बाकी बॉडी पार्ट्स में ज्यादा काम करते हैं, जैसे कि क्लोनिडीन वगैरह है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन कुछ जगह पर ज्यादा है तो वहां पर ये काम करते हैं, जैसे गोनाबेंजीन या गोफेंसिन। अब ये जो है खांसी के लिए यूज होता है, गोफेंसिन, गोफेंसिन ड्रग खांसी की जो ज्यादा ड्रग्स है यानी ब्रोंकोडायलेशन उसके लिए यूज होता है। फिर मिथाइल डोपा, ये सब अल्फा अगोनिस्ट के एग्जांपल है, और आप जब घर में मेडिसिन लाते हैं तो उसमें इसमें से एक आध तो भी आपको कंटेंट दिखेगा, अगर एंटी कोल्ड या एंटी कफ ड्रग्स है तो उसमें डेफिनेटली दिखेगा, यानी खांसी या सर्दी की अगर दवाई आप चेक करेंगे उसमें कंटेंट चेक करेंगे तो इसमें से मिनिमम 1 ड्रग आपको मिलना ही है, दैट इज द अल्फा अगोनिस्ट होता है। ओके, फिनाइल इथेनॉलामाइंस, ओके, ऑल आर अल्फा 1 अगोनिस्ट, lack of catechol moiety that is metabolized by COMT thus have a longer duration of action, इसमें duration of action ज्यादा लंबा होता है।
उसके बाद फिनाइल इफ्रीन, फिनाइल इफ्रीन जो कि विदाउट OH ग्रुप है, सीवियर हाइपोटेंशन नजल डिकंजेशन है, यूज्ड टू डायलेट द प्यूपिल इन ओपन एंगल ग्लाउकोमा। फिनाइलिफ्रीन डायरेक्टली ग्लाउकोमा का ऑपरेशन करते टाइम भी डालते हैं। उसके बाद मिथॉक्सामाइन, ओके, फिनाइलिफ्रीन मिथॉक्सामाइन ऑर्थोडिमेथाइलेशन के बाद ये स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग सर्जरी टू मेंटेन एडिक्वेट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, उसके लिए इसका यूज होता है। मिडोड्राइन, ये मिडोड्राइन है। अमाइडेस के बाद इसका डी डिसग्लाइमिडोड्राइन बन जाता है। एन ग्लाइसिल प्रोड्रग ऑफ डी डिसग्लाइसिल मिडोड्राइन होता है। वैजो कंस्ट्रिक्टेड है, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, जिसमें बॉडी में अगर बॉडी को हाइपोटेंशन यानी जिसका बीपी कम होता है उन पेशेंट्स में इसका यूज ज्यादा होता है। 2 अरिल इमिडाजोलिन, ऑल आर अल्फा 1 अगोनिस्ट, ऑल आर अल्फा 1 agonist used for vasoconstrictive effects as a nasal decongestant and ophthalmic decongestant. Okay, used for vasoconstriction, nasal decongestants and ophthalmic decongestant. Nafazolin, tetrahydrozoline, xylometazoline, oxymetazoline. Okay. उसके बाद अरिल इमिडाजोलिन में इमिडाजोलिन मोइटी जो कि पीके 9 to 10 है, लिमिटेड एक्सेस टू CNS होता है इनका, CNS में ज्यादा काम नहीं करते हैं। उसके बाद 1 कार्बन bridge between imidazoline ring and a phenyl ring and thus has a phenyl ethylamine structure. Lipophilic substitutes on the phenyl ring may be important for the alpha 1 select. ये सब नेफेजोलिन का स्ट्रक्चर है। ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये नेफेजोलिन का स्ट्रक्चर आर पर ये रिंग रहेगा तो नेफेजोलिन, आर पर ये टेट्राहाइड्रोजोलिन का स्ट्रक्चर, ऑक्सीमेटाजोलिन ये और ज़ाइलोमेटाजोलिन ये इमिडाजोलिन रिंग पर जब ऐड होगा। These are the structures of 2 aryl imidazolines. 2 amino imidazolines, okay, presence of orthofluorine groups and NH bridge. Same clonidine, अब clonidine कहाँ पर एक्शन होता है देखिए। नजल डिकंजेशन टू हाइपोटेंसी, जो पेशेंट में लो बीपी है उनके लिए, ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अल्फा 1 अगोनिस्ट नजल डिकंजेशन प्लस हाइपरटेंशन यानी इंक्रीज होता है। लो पीके रिमेन्स नॉन आयोनाइज्ड, क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। CNS अल्फा 2A एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट यानी अल्फा 2A पर ये काम करेगा, causing inhibition of sympathetic output, vasodilation, decreases heart rate and hypotension. okay? इस तरह से CNS पे अगर ये काम करेगा तो हाइपोटेंशन में काम करेगा। okay? Next. Aminoimidazolines, apraclonidine, okay, does not cross the blood-brain barrier. Alpha 1 agonist, alpha 2 agonist effect in eye, used specifically to control the intramolecular pressure that can increase during laser surgery on the eye. कहाँ पर यूज होता है? ड्यूरिंग लेजर सर्जरी इन द आई, काय के लिए? इंट्राकुलर प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। ओके, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 अगोनिस्ट। ब्रायोमोनिडीन, इसका क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, प्रोड्यूसेस हाइपोटेंशन लाइक क्लोनिडीन एंड सेडेशन। ओके, सेडेशन होता है। फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर ट्रीटिंग ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले इसका यूज किया जाता है ब्रोमिनिडीन, रिड्यूसिंग एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द आउटफ्लो। टिजानिडीन, ओके, तो इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर तो यहाँ पर है। अल्फा 2 एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, स्पाइनल इंटरन्यूरॉन्स होते हैं जिसकी वजह से इनहिबिशन ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक आउटपुट मिलता है, जिसकी वजह से डिक्रीज मसल टोन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मसल स्पाम्स, रिड्यूसेस स्पैस्टिसिटी, स्पाज्म एसोसिएटेड विद सेरेब्रल एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जैसे कि दिमाग पर मार लगने से या स्पाइनल कॉर्ड पर कहीं डैमेज होने की वजह से मसल के अंदर प्लास्टिसिटी आती है, स्पाज्म होता है, मसल स्पाज्म यानी एकदम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। उस केस में टिजानिडाइन दिया जाता है जिसकी वजह से कि ये कवरेज हो जाता है। एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट है, ओके, अल्फा 2 का, जिसकी वजह से ये
आपका मसल स्पैज्म जो है ड्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या ब्रेन इंजरी, उसकी वजह से ये होता है। One open ring imidazolines, all are alpha 2 agonists used as antihypertensive drugs. Antihypertensive. Gobenzine and gonfencin. Mechanism is same as clonidine की जैसी mechanism है। ये है गॉबेंजिन, ये है गॉफेंसिन, पेनिट्रेट द सीएनएस। ओके, ओरल बायोअवेलेबिलिटी भी यहाँ पर 70 to 80% है, दोनों का भी अप्रोक्सीमेट। तो हाइपरटेंसिव में ज्यादा काम। मिथाइल डोपा, ओके, केमिस्ट्री में देखिए इसका मोड ऑफ एक्शन जरूरी है मिथाइल डोपा का। मिथाइल डोपेट इस्टरेज एंजाइम के द्वारा यल अल्फा मिथाइल डोपा, डोपा डिकार्बोक्सिलेज, उसके बाद डोपामाइन, मिथाइल डोपामाइन बनता है, डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज के बाद 1R2S अल्फा मिथाइल नॉर एपिनेफ्रिन सिलेक्टिव अल्फा 2 अगोनिस्ट। ओके, मिथाइल डोपा से ये एक्चुअल हमें ड्रग बोलेंगे या इंडोजिनस कैटाकोलामाइन हमें मिलता है। ओरिजिनली डेजिग्नेटेड एज डोपा डीसी, ओके, inhibitor, but it is metabolized by enzymes and gives active metabolite alpha methyl norepinephrine, which is a alpha 2 agonist acting in the CNS. Okay, अब देखिए metabolized by enzymes and gives active metabolite, this alpha methyl norepinephrine, alpha methyl norepinephrine, which is a alpha 2 agonist acting in the CNS, जो एक्टिंग होने के बाद या एक्ट होने के बाद डिक्रीजेस सिंपैथेटिक आउटफ्लो एंड लोअर्स द ब्लड प्रेशर। ओनली ओरल डोसेज फॉर्म आर पॉसिबल। इट्स ईस्टर फॉर्म मिथाइल डोपेट इन आईवी फॉर्मुलेशन, मिथाइल डोपेट इन आईवी फॉर्मुलेशन दे सकते हैं, यूज्ड इन एंटी हाइपरटेंसी। ओके, अब डिवेल जो है ये हम ड्यू टू टाइम इनसफिशिएंसी हमें यहाँ पर स्टॉप होना पड़ेगा। डिवेल यानी कॉम्बिनेशन जो है अल्फा और बीटा अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का, वो हम साथ ही देखते चलेगा।